हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ऋषि आक्रमण या प्रवेशकारी के तहत शक वंश को और पल्लव वंश को एक साथ अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने इंडो ग्रीक का अध्ययन किया और उसके विस्तार के बारे में जाना। अब हम लोग आते हैं शक और पल्लव। ठीक है, तो शक भारतीय स्रोतों में शकों को सिथियन कहा गया है। क्या कहा गया है? सिथियन। नाम देख रहे हैं आप लोग, सिथियन कहा गया है। भारत पर आक्रमण के संदर्भ में इसका कितना स्थान है? दूसरा। पहला किसका था? यूनानियों का था। यूनान के बाद कौन आया? शक आया। ठीक है, और यूनानियों की अपेक्षा शकों ने भारत के एक बहुत बड़े भाग पर नियंत्रण स्थापित करके राज किया। यानी कि यूनानियों के बाद जो शक आया, यूनानियों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा विस्तृत क्षेत्रों पर राज किया। कहते हैं शक शासकों की जो शक आए भारत में, तो वह कुल 5 शाखाओं में आए थे। कितने शाखाओं में आए थे? 5 शाखाओं में, जिसका पहला शाखा अफगानिस्तान में बस गया, दूसरा पंजाब में, तीसरा मथुरा में, चौथा पश्चिमी भारत में, पांचवा ढक्कन में। ठीक है, तो इन जो 5 शाखा था, इसमें 2 शाखा आपको लोकप्रिय और ज़्यादा उल्लेखनीय हुआ। तो 2 जो शाखा हुआ, एक था उत्तरी क्षत्रप और दूसरी था पश्चिमी क्षत्रप। तो उत्तरी जो क्षत्रप था उसका क्षेत्र था मथुरा और तक्षशिला, और पश्चिमी क्षत्रप था गुजरात, जो आपको रुद्रदामन प्रथम का क्षेत्र होगा। ठीक है, जो इस वंश के सबसे प्रतापी शासक होंगे। तो हम लोग अध्ययन करेंगे पश्चिमी क्षत्रप के बारे में। उससे पहले भारत में शक राजा अपने आप को क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। क्या कहते थे? क्षत्रप। यानी कि भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। ठीक है, जो प्रथम शक शासक था, प्रथम शक शासक मऊ या माओ, किसी किसी किताब में आपको मऊ मिलेगा, किसी किसी किताब में माओ मिलेगा। ठीक है, ये माओ को मतलब आप लोग चीन का जो माओ है उसके बारे में नहीं लीजिएगा, माओ से तुम। ठीक है, यह उस समय का था, पहली शताब्दी के आसपास। ठीक है, पश्चिमी भारत, जो अभी हम लोग बात भी कर रहे हैं कि पश्चिमी क्षत्रप में राज स्थापित करने वाले शकों ने लगभग 400 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया? 400 वर्षों तक। पश्चिमी जो इसका एरिया है, जो ये गुजरात का एरिया है, किसका एरिया है? गुजरात का एरिया, जो अपने व्यापार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध होगा। व्यापार के कारण जो यह वंश होगा, यह राजवंश होगा, काफ़ी ज़्यादा मुनाफा जमा करेगा और काफ़ी विकास का काम भी करेगा, जो इतिहास में काफ़ी लोकप्रिय भी होगा। कहते हैं कि चांदी का सिक्का का प्रचलन भी करेगा पश्चिमी भारत में। इन सारे जो काम होंगे किसके कारण होंगे? व्यापार के विकास के कारण। ठीक है, तो भारत में जो शकों का सबसे प्रतापी शासक या सबसे प्रसिद्ध शासक कौन होगा? रुद्रदामन प्रथम। कौन होगा? रुद्रदामन प्रथम। इनका समय काल देख लेंगे, शासनकाल 130 से 150 ईस्वी एडी में आ जाएंगे। हम लोग बीसी से जो माइनस में चल रहे थे, अब हम लोग प्लस में आ जाएंगे, यानी कि लगभग 20 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, इसके क्षेत्र का विस्तार देख लीजिए कि इनका जो क्षेत्र था कितना विस्तार था भारत में। इनके राज्य में कौन कौन सा क्षेत्र आता था? सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात का एक बड़ा भाग। ठीक है, इस वंश ने गुजरात के तटवर्ती समुद्री व्यापार से काफ़ी लाभ अर्जित किया। देख रहे हैं ना, ऐसे भी आज भी गुजरात के लोग क्या है? व्यापारी ज़्यादा हैं, यानी वो लोग व्यापार के मामले में बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो देख रहे हैं कि इसका जो चलन आ रहा है गुजराती के व्यापारी होने का, कब से आ रहा है? प्राचीन समय से ही आ रहा है। तो इन्होंने काफ़ी लाभ अर्जित किया और बड़ी मात्रा में चांदी के मुद्राएं चलाई। यानी कि पश्चिम भारत में चांदी की मुद्राएं किस वंश के शासकों ने चलाई? तो शक शासकों ने।
और शक शासक में कौन? रुद्रदामन प्रथम का ज़्यादा से ज़्यादा योगदान है, रुद्रदामन प्रथम। ठीक है, रुद्रदामन ने गिरनार पर्वत पर स्थित काठियावाड़ के अर्ध शुष्क क्षेत्र की प्रसिद्ध सुदर्शन झील का मरम्मत करवाने का काम किया। ठीक है, इसके समय में जो सौराष्ट्र प्रांत जहाँ पर सुदर्शन झील है उस प्रांत का नाम सौराष्ट्र था, जो अभी भी गुजरात में स्थित है। सौराष्ट्र प्रांत का शासक कौन था? सुविशाख। कौन था? सुविशाख। गिरनार अभिलेख संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख है। गिरनार अभिलेख भारत में जो संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख है, जिसमें काव्यात्मक शैली में, संस्कृत के काव्यात्मक शैली में आपको गिरनार अभिलेख का उल्लेख किया गया है, जिसमें सुदर्शन झील का निर्माण, चंद्रगुप्त मौर्य आदि के बारे में वर्णन किया गया है। तो क्योंकि भारत में संस्कृत का जो उपयोग अभिलेख के रूप में हुआ, अभिलेख में संस्कृत भाषा या लिपि का प्रयोग किया गया, तो यह सब प्रथम रुद्रदामन प्रथम ने किया। क्योंकि इससे पहले जितने भी शासक थे तो उन्होंने भारत में जो अभिलेख लिखे वो प्राकृत भाषा में थे। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा और लिपि ब्राह्मी थी। अब आते हैं हम लोग सुदर्शन झील। सुदर्शन झील काफ़ी महत्वपूर्ण झील है। ठीक है, कहते हैं इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। जो ये एरिया है सौराष्ट्र का, गुजरात का जो सौराष्ट्र एरिया है, काफ़ी शुष्क है, यानी यहाँ जल का काफ़ी अभाव होता है। यह अभाव होने के कारण वहाँ सिंचाई की सुविधाओं का अभाव था, जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने वहाँ के खेती के विकास के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सुदर्शन झील का निर्माण कराया तो उस समय वहाँ का गवर्नर पुष्यगुप्त था। कौन सा? पुष्यगुप्त। कहते हैं कुछ वर्षों के बाद जब अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक बना तो उसके बाद उन्होंने वहाँ जिसको गवर्नर नियुक्त किया उसका नाम था तुसास्प ने वहाँ पे आपको फिर से सुदर्शन झील की मरम्मत कराने का काम किया। उसके बाद रुद्रदामन प्रथम ने भी सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई और उसका उन्होंने उल्लेख अपने गिरनार अभिलेख में किया है, जो संस्कृत के काव्यात्मक शैली में रचित है। और सबसे बड़ी बात है कि बाकी जितने शासक होंगे, गवर्नर होंगे, सभी ने सुदर्शन झील के निर्माण के लिए जनता से टैक्स लेने का काम करेगा, लेकिन रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील के निर्माण के मरम्मत के क्रम में जनता से किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया। ये काफ़ी उल्लेखनीय है। रुद्रदामन प्रथम काफ़ी प्रतापी शासक था, आपको पता ही है। तो उन्होंने सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र पुलिमावी को 2 बार युद्ध में पराजित किया। कितने बार पराजित किया? 2 बार युद्ध में पराजित किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पराजित करने के बाद भी उसे मिलाया क्यों नहीं? तो ध्यान ले देंगे, यहाँ पर वशिष्ठी पुत्र पुलिमावी आपको रुद्रदामन प्रथम के दामाद होंगे। कौन से होंगे? दामाद होंगे। क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा भी है कि सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी ने अपने पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलिमावी की शादी रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से किया, ताकि उसकी स्थिति में सुधार मजबूती आए, अपनी स्थिति को सुधार करने के लिए, ठीक है ना, सुरक्षित करने के लिए। तो यहाँ पर वशिष्ठी पुत्र पुलिमावी को 2 बार में पराजित करने के बाद भी उन्होंने सातवाहन वंश के साम्राज्य को अपने राज्य में नहीं मिलाया। क्यों? क्योंकि वो उसका दामाद था। देख रहे हैं, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? रुद्र सिंह तृतीय। शक वंश का अंतिम शासक था रुद्र सिंह तृतीय, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित करके शक राज को गुप्त साम्राज्य में मिलाने का काम किया। तो कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया। तो आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले उनका बड़ा भाई रामगुप्त गुप्त वंश का राजा बना था। ठीक है, तो वो जो राजा बने थे तो रुद्र सिंह तृतीय से पराजित हो गए थे युद्ध में, जिसमें निर्णय हुआ था, संधि हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि अपने राज का कुछ भाग और अपनी पत्नी ध्रुव देवी को मेरे पास भेज दिया जाए, जो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय को नागवार गुजरा, यानी कि उसको अच्छा नहीं लगा वो, तो उसने अपने बड़े भाई रामगुप्त का क्या कर दिया? हत्या कर दिया।
और ध्रुव देवी से शादी कर लिया और खुद ध्रुव देवी का वेश बनाकर कहाँ चला गया, शक राजा का जो रुद्रसिद्धि का कारवा था वहाँ चला गया। और कहते हैं उसने औरत के भेष में रुद्रसिद्धि को मार दिया और पूरे शक साम्राज्य को गुप्त साम्राज्य में मिलाने का काम किया। इस प्रकार शक साम्राज्य का अंत हो गया, यानी कि शक वंश का ही अंत हो गया। भारत में जो विदेशी आगमन है या प्रवेशकारी है तो उसके क्रम में तीसरा क्रम किसका है, पहलव वंश, जिसको हम लोग कहते हैं हिंद पार्थियन वंश। पहला किसका, हिंद यूनानी यानी कि इंडो ग्रीक, दूसरा किसका शक, तीसरा पहलव वंश हिंद पार्थियन। ठीक है। पार्थियन लोगों का मूल निवास स्थान कहाँ था, देखेंगे पार्थियाई लोगों का मूल निवास स्थान ईरान था, यानी कि वो लोग ईरान से आए थे, जिसे भारतीय स्रोतों में क्या कहा गया है, पहलव कहा गया है। कहाँ से आए थे, ईरान से आए थे। भारतीय स्रोतों में इसे क्या कहा गया है, पहलव कहा गया है। भारत में प्रथम पहलव शासक माउस था। भारत में प्रथम पहलव शासक क्या था, माउस। ठीक है। पहलव वंश का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेटस था। मिथ्रेडेटस प्रथम था। देखें दोनों को ले लीजिएगा साथ में आप लोग। अब आते हैं कि संस्थापक और वास्तविक संस्थापक क्या होता है। तो संस्थापक वो होते हैं जो साम्राज्य को स्थापित करने का काम करते हैं, और वास्तविक संस्थापक वो होते हैं जो आपको साम्राज्य को सुरक्षित करते हुए उसे विस्तारित करने का काम करते हैं, यानी कि उसको वास्तविक स्वरूप देने का काम करते हैं, उसे हर तरह से सुरक्षित करने का काम करते हैं। तो उसे कहते हैं वास्तविक संस्थापक। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक या प्रतापी राजा थे गोंदो फर्निस। कौन थे, गोंदो फर्निस, नोट करते रहेंगे। गोंदो फर्निस इस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे, यानी कह सकते हैं पहलव वंश के या हिंद पार्थियन के सबसे प्रतापी शासक थे गोंदो फर्निस, जिसका शासनकाल है जिनका 20 से 41 ईस्वी, यानी कि लगभग 21 वर्षों से शासन किया। कितने, 21 वर्षों तक, यानी कि हम लोग प्लस में आ चुके हैं, एडी में आ चुके हैं, ईस्वी में, अब ईस्वी पूर्व में नहीं है। गोंदो फर्निस के शासनकाल में सेंट थॉमस, देख रहे हैं यहाँ पर नाम, सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए पहली बार भारत आएगा। ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। यानी कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया हुआ है कि किसके शासनकाल में सेंट थॉमस भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आया था। तो गोंदो फर्निस जो पहलव वंश के सबसे प्रतापी शासक थे, उनके समय में सेंट थॉमस ने भारत में आया था और ईसाई धर्म का प्रचार करने का काम किया था। पार्थियन राजाओं के सिक्कों पर देख रहे हैं, पार्थियन राजाओं के सिक्कों पर धार्मिक उपाधि मिलती है, जिससे पता चलता है कि पार्थियन राजाओं ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म अपना लिया था, क्योंकि उनके सिक्के पर भगवान बुद्ध से संबंधित आकृति और चित्र है। ठीक है। इस साम्राज्य का अंत कुषाणों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, कुषाणों के द्वारा किया गया। कुषाण वंश ने इस साम्राज्य के अंत करके इसे अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया। पल्लवों की जो राजधानी थी कहाँ थी, तक्षशिला। वही तक्षशिला जो जहाँ पर विश्व की सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटी थी, जो राजा भरत के द्वारा बनाया गया था, जहाँ से आपको चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य होंगे। ठीक है, मैंने उससे रिलेटेड है चंद्रगुप्त और चाणक्य। तो पहलव वंश का जो अंत हो गया कुषाणों के द्वारा, तो अब हम लोग का जो विदेशी आक्रमण में चौथा स्थान होगा, पहला किसका, हिंदू यूनानी, दूसरा किसका, शक, तीसरा पहलव, चौथा होगा कुषाणों का, जो एक अध्ययन का काफी महत्वपूर्ण विषय है। तो हम लोग का जो अगला वीडियो बनेगा वो होगा कुषाण वंश।